हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चों, आज से हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, वेक्टर वेक्टर एंड 3D, जिसमें हम लोग अभी वेक्टर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 3D पे आ जाएंगे। तो पहली बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दो क्वेश्चन फिक्स है इसके मीन्स में, और एडवांस में दो से ज्यादा आ जाते हैं इनफैक्ट। और काफी इजी चैप्टर है, अगर इसको ध्यान से पढ़ो और पूरे आर्काइव सॉल्व कर लो और ये पूरी वीडियो देख लोगे तो काफी हो जाएगा। एडवांस के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। आर्काइव मतलब उसमें सब्जेक्टिव इंटीजर टाइप सब सॉल्व कर लोगे तो हर क्वेश्चन हो सकता है एडवांस का, क्योंकि टॉपिक इजी है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन पे बनाते नहीं है लोग। अच्छा, तो देखो, आप लोग को तो काफी बातें पता है। वेक्टर और स्केलर दो टाइप की क्वांटिटी होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, मतलब किस डायरेक्शन में है वो भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जैसे स्केलर में जैसे मास हो गया, है ना, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन मैग्नेट वेक्टर में हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी कितनी वेलोसिटी से जा रहा है वो उसका मैग्नेट हो गया, और किस डायरेक्शन में जा रहा है वो उसका डायरेक्शन हो गया। स्पीड इसमें आ गया, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं स्पीड बढ़ा। हम लोग फर्क नहीं पड़ता ना कौन से डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, डायरेक्शन उसको चेंज नहीं करता है, मैग्नीट्यूड ही लेने देना होता है। लेकिन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। और फिर इसमें तो डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, वो सब वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स, तो बच्चों मैथ्स में हम लोग वेक्टर पे फोकस करेंगे। ये वेक्टर जो रहेगा ना, उससे काफी फिजिक्स आसान हो जाएगा तुम लोग का। तो देखो, पहली बात, नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखो, कोई भी वेक्टर का एक इनिशियल पॉइंट रहेगा, एक टर्मिनल पॉइंट रहेगा, उसको ज्वाइन कर देंगे तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये जो एरो है, ये एरो इसका डायरेक्शन बताता है कि यहां जा रहा है। दो ही डायरेक्शन होंगे, यहां जाएगा या तो यहां जाएगा। ये जो एरो बता रहा है वो डायरेक्शन है उसका, तो वो एरो ने उसका डायरेक्शन दे दिया। और इसकी जो लेंथ है, एल मान लेता हूं, ये जो लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन में दोनों बातें मिल गई, डायरेक्शन इधर है और जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड है। मतलब लेंथ छोटी बनाऊंगा तो छोटा छोटा कम मैग्नीट्यूड, लेंथ बड़ी बना दो तो बड़ा वैल्यू रहेगा मैग्नीट्यूड का। तो और डायरेक्शन एरो से डिसाइड होगा। अब मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओपी, ओपी ये वेक्टर है, ये ओपी वेक्टर है। अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, ए वेक्टर, तो ओपी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ये मतलब हो गया। इनिशियल पॉइंट हमेशा रहेगा, टर्मिनल पॉइंट रहेगा। ये इस वेक्टर को ए नाम दे दूं, अगर नाम नहीं दिया तो ओपी वेक्टर तो है, जहां से शुरू हो रहा जहां पहुंच रहा ओ पी, ठीक है। पी ओ लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ओ पी। अगर एरो ऐसा बना था तो पी ओ होता। ये बातों का ध्यान देना अपने, ठीक है। सेकंड बात, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उस पर ये लगा दिया हमने मॉड, इधर भी लगा दी, और ये एल है मैग्नीट्यूड। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड है, और एंगल तुमको, एरो तुमको डायरेक्शन देता है, ओके। तो सिंपल था। कुछ बातें, कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर देख लेते हैं। देखो, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, नाम से मालूम पड़ा जीरो है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो, वेक्टर मैग्नीट्यूड जीरो, इसको हम जीरो या जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। जो वेक्टर है तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट और कोइंसिडेंट, मतलब एक पॉइंट है, शुरू ही नहीं हुआ, जहां शुरू हुआ वही खत्म हो गया, जहां शुरू हुआ वही खत्म हो गया, तो मैग्नीट्यूड ही नहीं मिला ना। तो आगे हम लोग पढ़ने वाले, लेकिन अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बात बता देता। जैसे एक वेक्टर है, यहां से शुरू हुआ यहां गया, बी पे गया, ए भी वेक्टर हो गया, ए से गया बी की तरफ, फिर इधर सी पे गया, फिर डी पे आया, और फिर ए पे आया। तो अगर मैं ए बी सी डी वेक्टर की बात करूं, तो टर्मिनल पॉइंट, और ये टर्मिनल पॉइंट क्या है इसका, ए, और इनिशियल पॉइंट क्या है, ए। तो बच्चों ये जीरो वेक्टर है, क्योंकि तुम ए पे ए से शुरू किया, घूम फिर के उधर आ गए ना, बड़े दिखने में इतना भयंकर दिख रहा है, लेकिन ये जीरो वेक्टर, ओके। तो ये अपना जीरो वेक्टर का एग्जांपल हो गया,
एक पॉइंट भी बना सकते हो, इतने बड़े वेक्टर भी जीरो वेक्टर हो सकते हैं क्योंकि फाइनल में उनका मैग्नीट्यूड जीरो मिल रहा है। अच्छा, अब जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता, डायरेक्शन होता है डिफाइंड नहीं होता है क्योंकि पॉइंट कहाँ, एरो फिक्स ही नहीं है अपने, डायरेक्शन बताने के लिए कुछ है नहीं, डायरेक्शन इज अनडिफाइंड। तो ये बात याद रखो, डायरेक्शन इसका अनडिफाइंड होता है, डायरेक्शन होता है अनडिफाइंड होता है। ओके, पहला हो गया जीरो या नल वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर मतलब क्या हुआ? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, इसका डेफिनेशन है, इसको एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ए, उस पर टोपी बना दी, कैप, एक कैप से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो कोई भी वेक्टर है, उसको तुम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो तुमको यूनिट वेक्टर मिलता है। कोई भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तुमको क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर याद रखो। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर होता क्या है? एक्चुअली में यूनिट वेक्टर तुमको सिर्फ डायरेक्शन दे रहा है क्योंकि उसका खुद का मैग्नीट्यूड 1 है, तो तुम यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन बता सकते हो। जैसे ए कैप लिखा हो, ए कैप, ये एक वेक्टर है बड़ा सा, इसका डायरेक्शन ए कैप है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है? मान लो इसकी लेंथ कितनी है? 2, इसकी लेंथ कितनी है? 2, और ये ए कैप इसका डायरेक्शन है और नाम इसका दे दो ओपी। तो बच्चों ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा? लेंथ कितनी है? 2, और ए कैप देखो ये डायरेक्शन है, ए कैप कितना है? ए कैप की लेंथ कितनी है? 1, ये इसके अलॉन्ग है, ये इसके अलॉन्ग है ना, तो इसकी लेंथ कितनी है? 2, और ए कैप की लेंथ कितनी है? 1। तो तुम ओपी वेक्टर क्या लिख सकते हैं? 2 ए कैप। ए कैप ने क्या बताया कि उधर जा रहा है, और 2 ने क्या बताया? उसका मैग्नीट्यूड 2 है। तो अगर तुम इस पर मैग्नीट्यूड ले लोगे, तो इस पर मैग्नीट्यूड ले लोगे अगर, तो इस पर मैग्नीट्यूड आ जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, मॉड ऑफ ए कैप मोड ऑफ ए कैप विल बी 1, तो 2 ही मिलने वाला था, मॉड 2 इंटू मॉड ऑफ ए कैप 1। तो ये हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज को डायरेक्शन देना है तो हम उसको इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। वो डायरेक्शन में आ रहा है तो उसका यूनिट वेक्टर निकाले, और उसकी मैग्नीट्यूड 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करती है, 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करती है, लैम्डा है तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करती है। ओके, अब देखो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी होते हैं, वाई एक्सिस भी होते हैं, जेड एक्सिस भी होता है। तो एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम प्यार से आई बोलते हैं, आई कैप। जो वाई एक्सिस होता है उसको बोलते हैं जे कैप, और जो जेड एक्सिस होता है उसको बोलते हैं के कैप। तो मतलब एक वेक्टर है, देखो ऐसा, इसकी लेंथ है 3, और मेरा एक्स वाई जेड ऐसा है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो मैं बोलूंगा देखो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब किसके डायरेक्शन में है ये किसके डायरेक्शन में है? किसके डायरेक्शन में? एक्स के डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा? 3i कैप। समझ रहे हो बात? अगर मैं ऐसा बना दूं वेक्टर और बोल दूं इसकी लेंथ कितनी है? 2। अब ये किसके डायरेक्शन में? y ऊपर जा रहा है ना, y एक्सिस, अपोजिट टू y नीचे, तो माइनस जे, क्योंकि y का क्या j होता है। तो इस वेक्टर क्या बोलूंगा? लेंथ मैंने 2 बोल दिया, इस वेक्टर का नाम करेंगे 2j होगा, लेकिन माइनस 2j, ये डायरेक्शन नीचे। अगर ऊपर जाता तो प्लस 2j, और k अगर y z एक्सिस के अलॉन्ग, z एक्सिस देखो इधर कैसा है, z एक्सिस यहाँ पर है, बाहर है, z एक्सिस बाहर है, x एक्सिस और y एक्सिस इधर है, z एक्सिस बाहर है। अगर इधर को इधर होता तो मैं उसको k से बनाता, और ना इधर अगर बाहर निकलते हुआ तो k, ऊपर जाते हुआ तो j, नीचे गया तो माइनस j, अंदर गया तो माइनस k, क्योंकि बाहर वाला k है, इधर गया तो i, और इधर वाला माइनस i, जो भी मैग्नीट्यूड से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर बीच में कहीं रहा, बीच में, तो i प्लस जे प्लस समथिंग, डिपेंडिंग ऑन कैसा है वो, ऐसा होता है। ओके, अब ये देखो नेक्स्ट आ जाओ, इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब उनका सब चीज इक्वल हो, मतलब मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो। सिंपल बात है, दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो, बराबर। जैसे पैरेललोग्राम जो होता है, हमको पता है ये और ये डायरेक्शन सेम है, और मैग्नीट्यूड ये लेंथ भी सेम होती है, अपोजिट साइड आर इक्वल पैरेललोग्राम की।
और पैरेलल भी होते हैं। तो ये दोनों जो है ना, अगर मैं पी क्यू आर, इसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसका, तो क्लियरली पी क्यू वैक्टर जो है ना वो एस आर वैक्टर के, एस आर वैक्टर के इक्वल है, पी क्यू एस आर, सही है ना। आर एस में तो गलत हो जाएगा एरो की वजह से, क्लियर है बात, ये हो गया। तो ये पैरेलल वेक्टर का एग्जांपल है, इक्वल वेक्टर का एग्जांपल है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल वेक्टर्स, ये भी दोनों इक्वल है अगर तुम एंगल से डायरेक्शन सेम दे दो। ओके, अच्छा ऐसा ऐसा कर दो तो नहीं रहेंगे, ठीक है, ध्यान देना, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ओके, अब फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिखा। फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, तुम है ना एक वेक्टर को कहीं भी ऐसा लेके इधर इधर लेके चले गए, फ्री वेक्टर कहीं भी घुमा सकते हो, इसको पकड़ के इधर लेके चले गए। और मैथ्स में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, हमारा मैथ्स पे बेस्ड, कहीं भी वेक्टर हम लोग मूव कर सकते हैं, यहाँ से वहां से, फ्री वेक्टर्स। और लोकलाइज वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर फिक्स होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, फिजिक्स में काम में आता है, फोर्स वो सब, कि कोई पर्टिकुलर चीज पे तुम फोर्स लगाते हो, वो लोकलाइज वेक्टर हो जाते हैं। हम लोग, हमारा जो मेन कंसर्न है वो फ्री वेक्टर्स का है, तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये सब था बेसिक बातें, और कुछ बेसिक बातें इसकी देख लेते हैं। तो बच्चों एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखते हैं, काफी फिजिक्स में तुम लोग पढ़ चुके हो। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, बहुत ही फेमस लॉ। तो उसमें क्या होता है, एक वेक्टर इधर पड़ा है, ए वेक्टर नाम दे दिए, और कहीं तो भी एक वेक्टर पड़ा है, बी वेक्टर नाम दे दिए, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर को एक फ्लो में लेके आओ, एक ही डायरेक्शन में लेके आओ, मतलब बी वेक्टर में, ये तो फ्री वेक्टर है ना, कहीं भी जा सकता, तो मैं इसको इधर लगा सकता हूँ या इधर लगा सकता हूँ, लेकिन मैं लगाऊंगा इधर लगाऊंगा तो फ्लो में नहीं रहेगा, तो इधर लगाऊंगा, समझ रहे बात। तो हम ऐसा करेंगे, इसको एक फ्लो में लेके आएंगे पहली बार। तो हम लोग देखो, ए वेक्टर पहले से पढ़ा था, बी वेक्टर फ्री था, मतलब दोनों भी फ्री है, इसको भी इधर लेके आ सकते हैं, दैट डजंट मैटर वेदर, ये इधर लेके इधर लेके, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसको इधर लेके आ गया इधर, तो एक फ्लो में आ गया। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में पहले तुमको फ्लो मेंटेन करना है, तो अगर तुम उधर लगा दो मैं वेक्टर एडिशन करूंगा, गलत है, ठीक है ना, वो गलत हो जाए। ये मेंटेन कर दिया तुम लोग। अब ये इनिशियल मिल गया, फाइनल टर्मिनल हो गया पूरे वेक्टर का, देखो ठीक है, ये इनिशियल हो गया, ये टर्मिनल मिला के नहीं, तो इनको ज्वाइन कर दो। तो ये जो मिलेगा ना दूसरा वाला, ये वाला, ये ऐसा लग, क्योंकि इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से टर्मिनल की तरफ ऐसे ज्वाइन करना है, एरो का देना है इनिशियल से टर्मिनल की तरफ। तो ये जो रहेगा ना, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, फ्लो मेंटेन, फ्लो मेंटेन, ऐसा नहीं ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि यहां से निकला तो यहां से निकालो, और यहां एंड होगा तो इसको यहां पर एंड, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हो गया लॉ ऑफ एडिशन, ऐड हुए ना दो वेक्टर, इस तरह से दो वेक्टर ऐड होते हैं, इस तरह से दो वेक्टर ऐड होते हैं, ये कुदरत से निकला हुआ है। देखो अगर मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और कहीं तो भी ऐसा सी वेक्टर पड़ा हुआ है, हाँ ठीक है, तीन वेक्टर पड़े हुए, तो ये ए वेक्टर इधर था, इसको रहने देता हूँ, इसको इधर लाया, तो मैं एक और बार बना देता हूँ, देखो ए वेक्टर इधर लेके आया, मतलब इधर सी को मैं, इधर जा रहा है ना सी, सी को इधर ला लूं या ए बी को ला लूं, चॉइस मेरी है। तो मेरे को लग रहा है सी को ला लेता हूँ, तो सी वेक्टर इधर आया, इसको इधर लगा दिया, और फिर ये इधर ऐसा लगा दिया बी वेक्टर, देखो फ्लो मेंटेन हो रहा है, ए वेक्टर इधर, सी वेक्टर, बी वेक्टर, फ्लो मेंटेन हो। अब ये ज्वाइन करा है, तो ये जो है, ये ए वेक्टर प्लस बी, सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, विच इज नथिंग बट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, है ना, ए वेक्टर, क्योंकि ये तो प्लस में तो इधर होता है, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, समझ गए तुम लोग, ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऐसा होता है, मतलब ये सिर्फ दो के लिए वैलिड नहीं है, तो 50 भी तुम रख दोगे, तो एक एक को कनेक्ट करो और लास्ट में से ज्वाइन करो, समझ रहे बात। तो कैसा होता क्या एक्चुअल में, EQ होता है ऐसा, जिसकी एक बॉडी है, एक बॉडी है इधर, मान लो ये बॉडी पे तुमने इधर फोर्स लगाया,
और उसी बॉडी पे इधर फोर्स लगा है और उसी बॉडी पे इधर भी लगा है, एक बॉडी है देखो, देखो इससे तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे बात। एक ये बॉडी पे तुमने ये ए लगाए, इधर लगाए, और इधर भी लगा रहे हो ऐसा फोर्स सी, मतलब डायरेक्शन सेम रखा उसी बॉडी पे, और इधर ऐसा ढकेल रहे हो इधर बी, ये मतलब होता है ना। तो एडिशन लाने के लिए अपन एडजस्ट किया ना, मैं समझाने के लिए, ये तो फ्री वेक्टर है। एक बॉडी पे तुमने ये देखो ये लगाए, ये लगाए, ये लगाए, तो देखो ये जो इसका मूवमेंट जो रहेगा ना वो ये रहेगा, ऐसा जाएंगे इसके पहले, ये मतलब होता है उसका। अब तुम ऐसा तो अंदाजे से बना नहीं सकते लाइन ऊपर देख के, तो तुम क्या करते हो ऐसा बना देते हो, फिर परफेक्ट बन जाता है, सही है नहीं। इसको देख के तुम ये बना सकते हो क्या, नहीं। लेकिन भाई ये सबसे चीजों से एंडिंग इनिशियल और फाइनल को मिलाना तो है, वो तुम्हारा डायरेक्शन है, तो एग्जैक्ट सही डायरेक्शन देता है। दिस हाउ इट वर्क्स, क्लियर है बात? ओके अच्छा देखो, ट्रायंगल लॉ ज्यादा बेसिक है, ये थोड़ा स्पेशल है, पैरेललोग्राम लॉ। इसमें क्या होता है, पैरेललोग्राम की मदद लेते हैं और इसका प्रूफ ट्रायंगल लॉ से आता है, इसका प्रूफ ट्रायंगल लॉ से आता है। जैसे कि ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है मान लो, इसमें क्या करते हैं देखो, इसमें फ्लो मेंटेन नहीं करते, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, फ्लो मेंटेन है नहीं, देखो ना ऐसा ऐसे जाता ना, ऐसा जाता तो मैं ऐसा ज्वाइन कर लेता, काम हो जाता। लेकिन इधर क्या हुआ, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ट्रायंगल लॉ वैसे काम नहीं करता, पैरेललोग्राम वैसे लॉ काम करता है। मतलब ये एक बॉडी पे तुमने इधर एक फोर्स लगा इधर एक लगा, ऐसा हो गया। तो ये थोड़ा अपने को प्रैक्टिकली ज्यादा यूज हो जाता है ना, मतलब फिजिक्स में हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। तो कैसे होता है कि मैं इसको उठा के इधर लेके आता हूँ, तो मैं दूसरे कलर से बना दूं, देखो मैं इसको पैरेलल खींचा उधर, पैरेलल नहीं था लेके आया, और फिर इसको भी खींचा इधर, तो ये ए वेक्टर रहता है और ये बी वेक्टर के पैरेललोग्राम बन गया। हमने इक्वल वेक्टर केस देखे थे, ऐसे होता है कुछ। अब ये जो डायगोनल होता है इसका, तो ये जो होता है ना ये ए प्लस बी होता है, पैरेललोग्राम ये बोलता है कि डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम जो रहता है वो रिजल्टेंट होता है ए और बी का। तो बस अभी ध्यान से तुम लोग देखो, ये बी है ये ए है, फ्लो में है ये लोग, अगर ये लोग फ्लो में है तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल से फाइनल, बी प्लस है या आई प्लस भी बोल सकते हैं, समझिए ना। तो देखो बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ किससे प्रूफ हुआ, वेक्टर एडिशन लॉ, ट्रायंगल लॉ से प्रूफ हुआ। ये समझ रहे हो बात, इस तो उसको तो लेके आगे तो फ्लो में आ गया ना। लेकिन अगर ये नहीं भी बनाओ और ये नहीं भी बनाओ और ये दोनों रहे तो तुम बीच में लोगे और बोलेंगे ये ना कहा जा रहा है, डायगोनल में जा रहा है पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम नहीं बनाओ तो, और डायरेक्ट ऐड कर दूंगे ए प्लस बी, कितना आसान है ए प्लस बी। अच्छा अभी देखो ये ऊपर जा रहा है तो ये फ्लो में था, अब मान लो ये एक मेरे को दूसरा डायगोनल चेक करना है, ये दूसरा डायगोनल हो गया मेरा, ये दूसरा डायगोनल है, तो मैं इसको एरो ऐसे दे दिया, तो देखो मेरा एरो मेरे हिसाब से मैं दे सकता हूँ, मैं एरो बाद में देता हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, इस ए का उल्टा किया, देखो तो ए का उल्टा इधर माइनस ए दे सकते हैं, ए इधर जा रहा तो माइनस से नीचे आएंगे, हाँ सही बात, ए का माइनस से दे दिया, तो फ्लो मेंटेन हो रहा है क्या, फ्लो मेंटेन नहीं हो रहा है, तो इसको माइनस नहीं लेते अपन, फिर इसको माइनस ले लेते। देखो अब फ्लो मेंटेन हो रहा है क्या, जब फ्लो मेंटेन भी नहीं हो रहा है, काम करते फिर किसी और को माइनस, इधर से माइनस ले लो, ये माइनस ही हो गया। अब देखो फ्लो मेंटेन हो रहा है क्या, है ना, फ्लो मेंटेन हो गया, तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा बोलो, दिस प्लस दिस, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, सही है कि नहीं, दिस प्लस दिस, तो माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये हो गया। अब ये जो है ना इसके पैरेलल है, इसको खींच के चले क्या है, तो ये जो दूसरा डायगोनल होता है इसका बी माइनस ए हो गया, समझ में आई बात, एक होता है बी प्लस ए, एक होता है बी माइनस ए। अच्छा ये बी माइनस ए हुआ है, एरो क्योंकि नीचे जा रहा बोल के, अगर मैं इसका एरो ऊपर देता, अगर मैं इसको इधर ऐसा ले लूं, तो बी माइनस ए का माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तुम लोग, तो ये ए माइनस बी बन जाता। तो तुम एक और पैरेललोग्राम बना सकते हो जिसमें ए प्लस बी और ये ऐसा गया तो ए माइनस बी, ऐसा जा रहा है तो बी माइनस सी, समझ रहे हो।
तो एक डायगोनल एडिशन होता है, एक डायगोनल सब्सट्रैक्शन होता है, ये बात समझो। एक डायगोनल क्या होता है, एडिशन हो गया, a प्लस बी, और एक क्या होता है, एक सब्सट्रैक्शन होता है। तो a माइनस बी और b माइनस ए, तुमको सोच लेना पड़ेगा टाइम पे कैसा हो रहा है। b की तरफ आ रहा है, देखो b की तरफ आ रहा है तो b माइनस है, a की तरफ जा रहा है तो a माइनस बी। तो ये पैरेललोग्राम है, ज्यादा यूजफुल हो गया, लेकिन फिर इसमें हमारी ये चलता है काम। अब इसी में कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स भी हो जाएंगे। दो वेक्टर्स है, वो लोग कोलिनियर या पैरेलल रहेंगे। तो देखो ये दोनों वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल, कोलिनियर भी रहेंगे, इतना क्या है, कोलिनियर भी होंगे। तो ये ए वेक्टर है अगर, और ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्बडा बी होगा, ठीक है। ए वेक्टर इक्वल टू लैम्बडा बी होगा। तो अब लैम्बडा जो है ना बच्चों, देखो ध्यान दो, लैम्बडा जो है ना पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन रखना है तुमको। लैम्बडा का नेगेटिव हो गया तो ए वेक्टर माइनस माइनस समथिंग बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन इधर, तो बी माइनस बी इधर हो जाएगा ना। तो ये अगर ऐसा केस होता तो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्बडा बी वेक्टर होता, लेकिन लैम्बडा जो होता नेगेटिव होता, समझे। अब दो गुना है तो माइनस टू बी हो जाएगा जो भी। तो अलाइक और ये वेक्टर्स भी होते हैं लाइक वेक्टर्स। तो बच्चे कोलिनियर और पैरेलल भी बहुत काम में आता है। जेई में डायरेक्ट दो वेक्टर देते और पैरेलल देते, और अपने को बोलता है कि दोनों पैरेलल है, दोनों वेक्टर की वैल्यू दे रहते हैं, उसके अंदर कुछ लैम्बडा वैम्बडा निकालने का क्वेश्चन आता है, हम लोग करेंगे थोड़ी देर में। जब पोजीशन वेक्टर पढ़ते हैं, देखो स्पेस में कोई पॉइंट है, एक पॉइंट है P मान लो। तो अब पॉइंट खुद, पॉइंट का कोई डायरेक्शन होता नहीं, अब वो पॉइंट को हम लोग डायरेक्शन देते हैं पोजीशन वेक्टर के थ्रू। तो हम लोग क्या करते हैं, इस O से उस P को कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो ये तो मिला OP, मिल गया OP। और ये जो OP वेक्टर है ना, ये OP वेक्टर जो है ये पोजीशन वेक्टर है, PV ऑफ A, P है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। तो जब पॉइंट है तुम उसको कहीं भी ओरिजिन पढ़ाओ, वहां से कनेक्ट कर लिए, कहीं भी हो सकता है स्पेस में पॉइंट, 3D स्पेस है, ओरिजिन से कनेक्ट करो, उसको ज्वाइन कर दो, तो वो जो डायरेक्शन मिल गया, एरो दे दी तुमने आगे, टू अवे फ्रॉम द ओरिजिन एरो दिए, डायरेक्शन भी मिल गया और लेंथ भी मिल गई। तो वो जो मिला वेक्टर उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये ओपी जो है ना पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई पॉइंट का खुद का कुछ नहीं होता है, हम उसको ओरिजिन से ज्वाइन करा के पोजीशन वेक्टर लेते हैं। अब देखो अगर एक्स वाई एक्सिस की बात करें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस ले लो बस, 2D में अगर बात करूं मैं, और P जो पॉइंट है उसको मान लो एक्स कॉमा वाई, ओके। P पॉइंट क्या है, एक्स कॉमा वाई। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,3, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या रहता है। तो बच्चों ये जो लेंथ है ये भी एक्स हो जाएंगी, और ये जो लेंथ है वाई हो जाएंगी, तुम लोग जानते हो, क्योंकि एक्स कॉमा वाई है तो डिस्टेंस भी एक्स वाई। अब क्योंकि इसका डायरेक्शन में अगर देखूं तो ये हो जाएगा एक्स आई। मैंने क्या किया, एक लेंथ थी उसको आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है। तो ये वेक्टर मिल गया मेरे को, ये टुकड़ा वेक्टर का टुकड़ा मिल गया जिसका डायरेक्शन उधर है, और जे कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे को मिल गया, वाई को मैंने क्या किया, जे कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे को क्या मिल गया, ये पॉइंट इतना इतना टुकड़े का डायरेक्शन मिल गया, और मैग्नीट्यूड वाई और जे कैप यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन दे दिया मैंने इनको। अब ये पैरेललोग्राम ही है, मतलब भले रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ही होता है, तो लॉ तो फॉलो करेगा, है ना, रेक्टेंगल बन गया ना पूरा। तो ये जो देखो ये सेम ही रहेंगे ना ये लोग, रेक्टेंगल। तो ये जो है ये ओपी वेक्टर क्या बन जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जी, एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप, सिंपल एकदम, एक्स आई कैप प्लस वाई जी। मतलब 4,5 अगर कोई पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, 4i प्लस 3j, माइनस 4,5 है तो माइनस 4i प्लस 3j, ये उसका पोजीशन वेक्टर होगा 2D में। 3D में देखो तो बच्चों ये x कॉमा वाई कॉमा जेड एक पॉइंट है, वो ये पॉइंट है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, x ये तुम्हारा ओरिजिन है, मान लो ये ओरिजिन है, इधर गया x से, y से ऊपर गया, और z से आगे आ गया, इधर आ गया पॉइंट। इधर देखो x ऊपर y फॉलो किया, पहले x को फॉलो किया, फिर y को फॉलो किया, फिर आगे आ गया z,
तो आगे जेड के अलाउंग जा रहा है तो हम लोग ऐसे बता देंगे आगे बाहर निकल के जेड, जेड इधर है ना, ऐसे दिखा रहे तो उसको उसके अलाउंग ले ली, तो ये बाहर है, ये हवा में इधर है पॉइंट। अब हम लोग 2D पे 2D बोर्ड पे तो हमको ऐसे दिखाना पड़ेगा, नहीं तो ये इधर है हवा में। ठीक है, ये समझने वाली बात है। ओके, अब देखो क्योंकि पॉइंट इधर है कहीं तो भी, तो ये जो है ये लेंथ, ये x है, ये लेंथ कितनी है x, और ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है y है, और ये जो लेंथ है ना ये z है। ओके, तो बच्चों कैसा हो रहा है कि ये जो ये तो बाहर निकला हुआ है ना, तो z ऐसा बाहर निकला हुआ है, तो ये लेंथ जो ये लेंथ z है ऐसा बाहर निकला हुआ है z से, और ये जो लेंथ है x है, और उस डब्बे की लेंथ जो है ये वाली y है। तो ये पॉइंट हवा में है, x y z इस तरह से। क्लियर? तो देखो अभी अगर तुम इस डायगोनल की बात करो, इस डायगोनल की बात करो, तो ये डायगोनल को अगर ध्यान से देखो तो ये जो वेक्टर हो जाएगा एक्स आई हो जाएगा, और ये जो वेक्टर हो जाएगा जेड के हो जाएगा, क्योंकि इसके के कैप लगाने के ना तुम जेड के लाओगे तो जेड के। तो इस डायगोनल की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस जेड के हो जाएगा, क्योंकि देखो ये एक पैरेललोग्राम बन के नीचे, ये लेंथ एक्स आई और ये लेंथ जेड के, तो उनका डायगोनल एक्स आई प्लस जेड के, पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, वो यूज हुआ इधर भी इधर। अब देखो बच्चों ये जो डायगोनल है ये वाला और इसको ये जो लेंथ है ये y है, तो ये जो क्या हो जाएगा y की हो जाएगा, y जी कैप हो जाएगा ये लेंथ। अब मैं इसको, मेरा जो पोजीशन वेक्टर है मतलब कि पॉइंट हवा में था, मैं इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दी, ये पोजीशन वेक्टर था मेरा, O है ये P है, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर था। तो पहले क्या किया मैंने, इसको ये डायगोनल को लेके आया, ये डायगोनल में क्या मिला एक्स आई प्लस जेड के, ये डायगोनल मिल गया, और ये जो लाइन है ये वाई जे, और ये मिल गया, ये मेरा पोजीशन वेक्टर है। तो बच्चों देखो ये फ्लो मेंटेन कर रहा है, एक्स आई प्लस जेड के प्लस वाई जे विल बी इक्वल टू दिस ओपी, वेक्टर ऑफ ट्रायंगल एडिशन, है ना, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों ये जो ओपी रहेगा फाइनल में क्या मिलेगा, अगर मैं समझाने के लिखूं, इसको मैं पी इसको क्यू दे दूं नाम, तो ओपी वेक्टर जो रहेगा ये फ्लो ओक्यू वेक्टर प्लस क्यूपी वेक्टर रहेगा। तो ओपी वेक्टर हो क्या जाएगा, ओक्यू वेक्टर क्या है एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप, और क्यूपी वेक्टर क्या है वाई जे कैप। तो बच्चों अगर कोई कोऑर्डिनेट है जिसका जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये हो गया, मतलब 2D में ये रहेगा, सिंपल है, मतलब 1 2 3 है तो 1i प्लस 2j प्लस 3k, एज सिंपल एज दैट। मतलब पूरा प्रूफ कॉम्प्लिकेट था, लेकिन बात चीज याद रखने का काफी आसान, चीज बहुत इजी। ओके, मान लो अगर एक वेक्टर है जो ए और बी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो ए से शुरू हो रहा है बी की तरफ जा रहा है, तो ये ए बी वेक्टर है। पहली बात देखो नोटेशन इंपॉर्टेंट है, बी ए लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ये ए बी वेक्टर है। अब इसका मैं बोलूंगा तो मुझे क्या दिया हुआ है, देखो मुझे दिया क्या है कि ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 z1, और बी के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है x2 y2 और z2, और मेरे को कोई पूछ ले ए बी वेक्टर क्या है, ठीक है, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है और ए बी वेक्टर पूछ लिया। तो बच्चों पहले हम लोग देखो इन लोग को हम लोग है ना पोजीशन वेक्टर असाइन करते हैं। तो ए पॉइंट है उसको पोजीशन वेक्टर असाइन करने का तरीका क्या है, ओरिजिन ज्वाइन कर लो और ये ओरिजिन ज्वाइन कर ले। तो ये क्या हो गया, बी वेक्टर असाइन कर दिया इसको, इसको स्मॉल ए वेक्टर असाइन कर दिया, ठीक है। अब देखो तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो फ्लो देखो ऐसे मेंटेन हो रहा है, ये जा रहा है ये जा रहा है और ये रह रहा है। तुम क्या होगा ट्रायंगल लॉ एडिशन के हिसाब से बोलो, क्या होगा बोलो, ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर, सही है। तो क्या होगा ए बी वेक्टर क्या होगा इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बेसिकली ए बी वेक्टर इज नथिंग बट बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ए से शुरू अब बी की तरफ जा रहा है, लेकिन पोजीशन वेक्टर में पहले बी आएगा बाद में आएगा, याद रखो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जा रहा है माइनस जहां से आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अच्छा
और अब तुम लोग को पता है कि ए बी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, अगर मैं बी का देखो तो x2 y2 z2 उधर हमने पढ़ चुके, तो वो क्या है x2i प्लस y2j प्लस z2k पोजिशन वेक्टर ऑफ बी है, माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए का क्या कोऑर्डिनेट x1 y1, तो x1i y1j प्लस z2k। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इनका ए बी का वेक्टर, अगर तुमको दोनों के पॉइंट्स गिवन है तो ए बी वेक्टर तुमको मिल जाता है x2 माइनस x1i, अब तुम इसको डायरेक्ट याद रख लो, प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। तो बच्चों ये ए बी वेक्टर अगर तुमको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो कितना सिंपल है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस x माइनस x, y माइनस y, z माइनस। अब देखो ये हो गया इनकी बात। अब डिस्टेंस फॉर्मूला भी है, मतलब ए बी का अगर तुम डिस्टेंस निकालो तो ए बी वेक्टर का मॉड हो जाएगा बेसिकली, तो वो क्या हो जाता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। देखो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है बिटवीन a x1 y1 z1 और b x2 y2 z2, तो मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला मिल गया। अच्छा अगर मैं ओ ए का निकालता तो मतलब लेंथ भी तुमको मिल जा रही है, इसका मैग्नीट्यूड ये मिल गया, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया, आई के बाजू वाले का स्क्वायर, जे के बाजू वाले का स्क्वायर, के के बाजू वाले का स्क्वायर का रूट। अगर ओ है, ओ क्या है ओरिजिन है, ए क्या है x1 y1 z1 है, तो क्या मिल जाएगा, तो उसके अच्छा एक काम करता हूँ ओपी लिखता हूँ, देखो वो देखो ओपी क्या है xi प्लस yj प्लस zk, तो उसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो बेसिकली डिस्टेंस हो जाएगा उस पॉइंट का ओ से पी का डिस्टेंस और ये ए से बी का डिस्टेंस ये वाले। तो बच्चों इस तरह से होता है ये डिस्टेंस फार्मूला। ये हम लोग इसको सेक्शन फार्मूला पढ़ के इस पे क्वेश्चंस लेते हैं। तो जो सेक्शन फार्मूला पढ़ के हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस पे क्वेश्चंस लेते हैं पूरे टॉपिक पे। तो देखो सेक्शन फार्मूला दो टाइप रहते हैं, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन। मतलब क्या हो रहा है, ए और बी पॉइंट गिवन है तुमको, ए और बी पॉइंट गिवन है, अब इसके उसको तुम एक सी पॉइंट ले लिए जो इंटरनल डिवाइड कर रहा है, मान लो m/n रेशियो, ओके m/n रेशियो में डिवाइड कर, तो ए और बी पॉइंट दे दिया है अगर, तो पोजीशन वेक्टर मिल जाएंगे, या तो पोजीशन ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हो, तो पोजीशन वेक्टर इसका ए मान लिया स्मॉल ए, इसका मान लिया बी स्मॉल बी, ये दोनों के पोजीशन वेक्टर ये, और यहां से इसको कनेक्ट करके इसको ले लिया, हमको पोजीशन वेक्टर ऑफ सी निकालना है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ए और बी का दिया है हमको, तो मैं लिख देता हूं पहले कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मैंने माना स्मॉल ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मैंने माना स्मॉल बी, और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी मुझे निकालना है, और मुझे इतनी इंफॉर्मेशन है कि वो सी m/n रेशियो में बांट रहा है ए और बी को। तो बच्चों अगर ध्यान से देखो तो ए सी बाय सी बी इज इक्वल टू m/n। ठीक है, तो ए सी n इधर आया और सी बी m इधर आया, एम सी बी। ओके, अब देखो दो इधर मैं वेक्टर लगा नहीं सकता था, तो मैंने इधर भेज के इधर भेज के दोनों पे वेक्टर लगा दिया, क्योंकि दोनों पैरेलल है, कोलिनियर है दोनों, और रिलेशन सही है उनका मैग्नीट्यूड वाइज। तो बच्चों ए सी लिखना जरूरी था, क्योंकि ए से सी और सी से बी बराबर ये दोनों कोलिनियर है, इसलिए ए सी और सी बी। बी सी लिखोगे तो आंसर भी गलत आएगा या डायरेक्शन भी चेंज आएगा, बी सी मतलब तुमने ऐसा कंसिडर कर लिया राइट, जो गलत हो जाएगी बात। सेम तुम दोनों को इक्वेट कर रहे हो तो दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, क्योंकि एम और एन तो पॉजिटिव है, इंटरनल डिवीजन है ना, तो एम और एन पॉजिटिव है, एक्सटर्नल डिवीजन में एम और एन नेगेटिव होते हैं। ओके यहां तक पहुंच गए। तो एन ए सी वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये मतलब हो गया ना, ये हमने अभी पढ़े थोड़ी देर पहले। और एम में क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो बच्चों एन पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हमने असाइन किया स्मॉल सी, ए को हमने असाइन किया स्मॉल ए, इक्वल्स टू एम स्मॉल बी स्मॉल सी। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करें, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एम एन सी वेक्टर और यहां से एम सी वेक्टर एक साइड लेके आ गया सी वेक्टर को, और यहां से एन एम बी वेक्टर और यहां से एन मल्टीप्लाई करके उधर ले गया प्लस एन ए वेक्टर। तो देखो बच्चों सी वेक्टर कॉमन निकला तो एम प्लस एन हो गया, तो ये हो गया एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर
अपॉन m प्लस द n। ठीक है, तो m इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ और n इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई अपॉन m प्लस n। सिंपल है, c का पोजीशन वेक्टर मिल गया, c का पोजीशन वेक्टर मिल गया तो c पॉइंट में मिल ही जाएगा, क्योंकि मतलब 2i प्लस 3j प्लस 4k मिल गया तो 2, 3, 4 है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्मूले का प्रूफ था। तो इसमें प्लस आ रहा है, ऑब्वियस बात है एक्सटर्नल में माइनस आएगा, एक्सटर्नल में माइनस आएगा। तो मान लो ए भी तुम्हारा पहले से ऐसा था, ये ए है ये बी है, अब सी बाहर है तो हमने असाइन कर दी वापस से, पोजीशन वेक्टर्स असाइन कर दी इनको, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ओके, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू एम बाय एन, ये मतलब है सी एक्सटर्नली काट रहा है इसको, तो ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू एम बाय एन। तो बच्चों एन को इधर भेजा, एन ए सी एम बी सी, ये अभी देखो ये दोनों रेशियो जो थे ना वेक्टर नहीं थे, ये वेक्टर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड थे। तो अब मैं वेक्टर लगाने वाला हूं, तो ए सी मतलब ए से शुरू हुआ सी की तरफ, तो ए सी का डायरेक्शन ये है, ए सी का डायरेक्शन ये है ना, ये तरफ, और बी सी का डायरेक्शन भी यही है, सेम है, तो मैं वेक्टर लगा सकता हूं। तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, ए सी और इसमें सी भी था, बस बी सी होने की वजह से इसका फॉर्मूला पूरा प्रूफ अलग आएगा। इसमें क्या था, एन ए सी देखो सेम है, एम सी भी था उधर बी सी है, ये डायरेक्शन सेम रखने थे। इधर क्या ये सी बीच में था तो ए सी और सी बी का डायरेक्शन सेम था, इधर क्या ए सी और बी सी का डायरेक्शन सेम है, सी बी लोगे तो प्रूफ यही हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, एक्सटर्नल के लिए इंटरनल का प्रूफ आने वाला है तो गलत हो जाएगा। तो तुम इसको प्रूफ जब करोगे लास्ट में, तो सी वेक्टर क्या मिलेगा तुमको, एम, एम किसके रिस्पेक्ट में, देखो ये दूर वाला एम है, ये एन है ना, तो एम दूर वाला ये है तो बी से मल्टीप्लाई होगा, तो एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। ओके, माइनस आ जाएगा बीच में, सिंपल। अभी ध्यान रखना, मतलब ये एम जो है ये वो साइड से हो रहा है और ये यू वाली साइड से होता है, मतलब ए से दूरी उसकी एम थी तो वो बी से मल्टीप्लाई हुआ, सिमिलरली सी की दूरी ए से एम थी तो बी से मल्टीप्लाई हुआ, और बी से एन थी तो ए से मल्टीप्लाई, उल्टा होता है। और तुम एम बी माइनस एन लिखे तो इधर एम माइनस एन ही लिखना, एन माइनस एम लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पहले तुमने रेशियो लिया वही रेशियो पहले आना चाहिए। क्योंकि ये बातें इंपॉर्टेंट है, इसमें गलती हो जाएगी। या तो तुम ए और सी अननोन ले लो और इंटरनली बना के लगाओ, फिर इंटरनल इजी आता है, बी तो गिवन है बी से इक्वेट कर दो इंटरनल वाला फ्रैक्शन फॉर्म लगा। तो बच्चों ये हो गया थ्योरी, इसमें ट्रिक्स है, लेकिन क्वेश्चंस में हम लोग ट्रिक्स बताता हूँ,